Hello students, welcome to the online studies of English medium. In today's session, you are going to learn about your subject Social Science of Standard 8, chapter number is 10, Following the Mahatma Part 2. We have discussed many things in the Part 1, that is another chapter. So, in this chapter, we will going to study about the second part of Following the Mahatma. Let's start with the first point, that is the civil disobedience movement, which is held on 1930. It was difficult to attain Swaraj without putting up a fight. At the Ahmedabad session of the Indian National Congress, the executive committee decided to launch a movement to attain Swaraj by breaking unjust law in a disciplined way. अब जो स्वराज है, स्वराज मतलब कंप्लीट हमारा ही रूल रहेगा, ठीक है। तो स्वराज जो है वो विदाउट फाइट पॉसिबल नहीं था, लेकिन ये चीज बहुत ही डिफिकल्ट थी उनके लिए। गांधी जी का तो यही था नॉन वायलेंस, वो किसी के साथ भी फाइट करना नहीं चाहते थे, इसलिए स्वराज को अटेंड करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो इसी चीज की वजह से गांधी जी और उनकी टीम ने क्या किया, अहमदाबाद के अंदर एक सेशन बुलाई इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का, और वहां की फिर जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हमें अब इसके ऑपोजिशन में कुछ ना कुछ हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज के लिए क्या किया, जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया था, किस चीज के ऊपर लॉ बनाया था उन्होंने, अनजस्ट लॉ इन डिसिप्लिन वे, मतलब उन्होंने जितने भी इंडिया के अगेंस्ट जो गलत गलत चीजें, वन साइडेड जो लॉ बनाए थे, उसको तोड़ने के लिए उन्होंने एक मूवमेंट चालू किया। इट ऑथराइज गांधी जी टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और इसके वजह से गांधी जी ने बीइंग द हेड उन्होंने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट इसमें क्या आ गया, दांडी मार्च। ये कब हुआ था, 1930। Civil disobedience movement started with the breaking of unjust salt law. अब इसके पहले हमने जो पॉइंट डिस्कशन किया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो वो स्टार्ट तो हो गया था, बट उसका मेन रीजन क्या था स्टार्ट होने का, कि जो भी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे ऊपर जो गलत गलत लॉस लगाया है उन्होंने टैक्स ज्यादा करने के लिए, तो उसको तोड़ना था, ठीक है। तो जब सिविल डिसओबीडियंस स्टार्ट हुआ तो सबसे पहली चीज गांधी जी ने क्या की थी कि जो सॉल्ट लॉ था, ठीक है, उसको हटाया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड मोनोपोलाइज्ड टू द प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सॉल्ट फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द इंग्लिश मर्चेंट्स ओनली। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दी थी, अपनी मोनोपोली जमा ली थी। मोनोपोली मतलब सिंगल, सिर्फ मैं ही वहां पे सेल करूंगा, ठीक है। तो ये चीज क्या था, डायरेक्टली इंडियंस को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। क्यों? क्योंकि उनको टैक्स भी ज्यादा पे करना पड़ रहा था। सॉल्ट वॉज मेड अ टैक्सेबल कॉमोडिटी विच गांधी जी एंड अदर नेशनलिस्ट फेल्ट वॉज वेरी अनजस्ट। अब उनको लॉ तो बना दिया कि भाई मर्चेंट से ही हमें परचेस करना है या फिर उन्हीं को प्रोडक्शन करना है, उन्हीं को सेल करना है, लेकिन उसमें एक और चीज इन्होंने ऐड कर दी थी कि सॉल्ट के ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया था। अब सॉल्ट तो हमारी कंट्री में ही हो रहा है, उसके ऊपर टैक्स होना नहीं चाहिए, इसीलिए गांधी जी ने और अदर नेशनलिस्ट ने मिलके क्या किया, ये जो अनजस्ट लॉ था सॉल्ट का, उसको तोड़ दिया। गांधी जी announced in the year 1930 that he could carry out a march up to Dandi near Surat to break the salt law, और इस चीज की वजह से ही ये जो सब हो रहा था कि सॉल्ट के ऊपर भी इन्होंने जो टैक्सेस लगाए थे उसको हटाने के लिए गांधी जी ने क्या किया, 1930 के अंदर अनाउंस कर दिया कि भाई मैं मार्च में दांडी जो सूरत के पास में आता है वहां पे जो सॉल्ट लॉ है उसको तोड़ने के लिए एक मार्च में करूंगा, जिसे भी जो भी नेशनलिस्ट इसमें इंटरेस्टेड है वो मेरा साथ दे सकता है। गांधी जी स्टार्टेड द दांडी मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम Ahmedabad with his 78 companion on 12th of March 1930. Meeting were held in every village that was on the route. अब गांधी जी ने स्टार्ट तो कर दिया था, वो कौन से डेट को उन्होंने स्टार्ट किया था, ऑन 12th of March 1930, ठीक है। अहमदाबाद
जो साबरमती आश्रम है अहमदाबाद में, वहां से उन्होंने मार्च स्टार्ट किया। और जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उनके साथ ओनली 78 कंपेनियंस थे, उनके साथ सिर्फ 78 ही ऐसे पर्सन थे जो ये चीज के लिए रिलेटेड जागरूक है और ये चीज वो जो लॉ है सॉल्ट लॉ उसको तोड़ना चाहते थे। लेकिन फिर भी गांधी जी हारे नहीं। उन्होंने क्या किया कि जो भी विलेज उनके रूट में आती थी वहां पे उन्होंने मीटिंग करना चालू किया। मीटिंग कर मतलब लोगों को जागरूक किया, भाई ये ऐसे ऐसी चीजें हमारी कंट्री में हो रही है, हमें ये हटाना चाहिए। Gandhiji explained to the people that characteristics of the civil disobedience movement need to break the salt law and the significance of satyagraha is attending Swaraj। और धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे मैंने बताया कि मीटिंग होती है तो हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है और कैसे हमें काम करना है। तो गांधी जी ने भी ऐसे ही किया, जो भी विलेजेस में वो जाते थे वहां पे उन्होंने मीटिंग्स ली और एट द एंड उन्होंने क्या किया, लोगों को बताया कि ये जो सॉल्ट लॉ है वो बहुत ही गलत चीज है जो हमारी कंट्री में हो रही है, हमें उसको बंद करना पड़ेगा। और धीरे धीरे लोगों ने उनका क्या किया, सत्याग्रह में साथ दिया ताकि उनको क्या मिले, स्वराज मिले। Gandhiji reached Dandi on 5th of April 1930 and 6th of April he broke the salt law। अब 12 मार्च उन्होंने स्टार्ट किया अपनी जर्नी और वो दांडी कब पहुंचे, ऑन 5th of April। ऑलमोस्ट हम देखने जाए तो 1 मंथ जैसा उनको लगा और उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, लोगों को इकट्ठा करते गए और अपनी जो टीम है वो और बड़े करते गए। और 5 तारीख को वो दांडी पहुंचे और 6 तारीख को उन्होंने क्या किया, जो सॉल्ट लॉ है उसको तोड़ दिया। गांधी जी while picking up a fistful of salt in his hand said, with this I am shaking the foundation of the British Empire। और ये जो लाइन उन्होंने वहां पे कही थी कि ये जो चुटकी भर सॉल्ट है मैं अपने हाथ में ले रहा हूं और यहां से मैं वादा करता हूं कि यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो फाउंडेशन है उसे मैं खत्म करके रहूंगा, उनको मैं इंडिया से भगा के रहूंगा। ऐसा उन्होंने सबके सामने ये लाइंस कही और उसको अमल किया। Farmers, tribals and women actively participated in this movement. The government resorted to the policy of supersession. Thousands salty सत्याग्रहीस were arrested। अब वो जो सत्याग्रह हुआ था उसके अंदर बहुत सारे फार्मर्स थे, ट्राइबल्स थे, वुमेन्स थे, वो सब ने क्या किया, बहुत ही एक्टिवली ये सब चीजों में पार्ट किया। अब आपके स्कूल में अगर कोई भी फंक्शन होता है तो एक्टिवली सब स्टूडेंट उसमें पार्ट लेते हैं, ठीक है। वैसे ही जो सिटीजन ऑफ हमारी कंट्री के थे उस टाइम के, वो सब ने क्या किया, ये जो सॉल्ट लॉ का जो सत्याग्रह हुआ था उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट किए। लेकिन फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट को ये चीजें पता चलने लगी और उन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह को क्या कर दिया, अरेस्ट भी कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट एक नया पॉइंट आ गया, वो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। British government convened round table conference in order to discuss the constitutional changes required for India। अब ये जो भी पॉइंट है ना, ये एक अलग अलग पॉइंट है, आप कहीं पे जोड़ना चाहो तो अंदर से अंदर कोई ना कोई पॉइंट आपको मिल जाएगा, लेकिन जो मेन इसमें मूवमेंट है वो आपको हेडिंग में है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने का सबसे पहला जरूरत क्या था कि गांधी जी को लगा कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिशर्स ने बनाई है वो सिर्फ उनके हिसाब से ही चल रही है, उसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या चेंजेस रिक्वायर है, उस चीज के लिए गांधी जी ने ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बुलाया। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वाज अनसक्सेसफुल एज द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइडेड टू बॉयकॉट इट। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये, इसमें दोनों गवर्नमेंट जो है, एक्चुअली गवर्नमेंट तो ब्रिटिशर्स की थी लेकिन हमारे इंडियन के जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है उनके भी सदस्य इसके अंदर इंक्लूड थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ब्रिटिशर्स ने बुलाई थी, इंडियन उसके अंदर पार्टिसिपेट हुए थे। लेकिन जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो सक्सेसफुल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी
जो थी वहां के जो मेंबर्स थे उन्होंने क्या किया, इसको बायकॉट करना है, हमें यहां पे इंक्लूड होना नहीं है। द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 1931 इन लंदन, और इसी चीज की वजह से फर्स्ट तो नाकामयाब हुआ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो वापस सेकेंड सेशन चालू हुआ। वो कौन से डेट को हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, इन द ईयर 1931, और कहां पे हुआ था, लंदन में। गांधी जी अटेंडेड इट एंड एज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके अंदर गांधी जी ने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड की। क्यों? क्योंकि वो अकेले इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी उसके रिप्रेजेंटेटिव थे, मतलब होल एंड सोल वही थे जिन्होंने क्या किया था, ये जो कॉन्फ्रेंस थी वहां पे वो इंक्लूड हुए थे। लीडर्स ऑफ वेरियस in this conference the demand for separate electorate for the Dalits and for different communists were made. Gandhiji was disappointed with the since it could segment India. अब ये कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिशर्स का तो मेन यही था कि उनको क्या करना है, इंडिया को डिवाइड करना है, ठीक है, कैसे भी इंडिया को हराना है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे उसके अंदर चेंजेस उन्होंने स्टार्ट किए। तो सबसे पहली चीज तो उन्होंने यही रखी कि जो दलित है उनको क्या करना है, नॉर्मल जो इंडियन पीपल है, जो हाई क्लास जो लोग हैं उनसे अलग करना है। ये सबसे पहली मांग थी जो ब्रिटिशर्स ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रखी थी। लेकिन गांधी जी ये चीज से बिल्कुल भी डिसअपॉइंट हो गए थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये चीज सोची कि अगर ये चीज हो जाएगी, अगर दलित को हम नॉर्मल पीपल से अलग कर देंगे, अगर हाई क्लास पीपल से अलग कर देंगे, तो क्या होगा, इंडिया के जो सेगमेंट है, मतलब इंडिया का पार्ट बहुत ही जल्दी हो जाएगा, जो इंडिया को एकता जिस वजह से इंडिया जानी जाती है वो पॉसिबल होगी नहीं। लीडर्स ऑफ वेरियस communities did not agree and hence the conference at round table conference of 1931 failed. और इसी के साथ जो बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटीज के पार्टीज जो लीडर्स आए थे ये कॉन्फ्रेंस में, मतलब इंडियन नेशनल पार्टी के तो सिंगल गांधी जी थे, लेकिन उसके अंदर जो अलग अलग कम्युनिटी थी वहां के जो लीडर्स थे उन्होंने इस चीज को डिसएग्री कर दिया कि भाई हम दलित्स को अलग हमारी कंट्री से अलग करेंगे नहीं। और इसी की वजह से जो सेकेंड राउंड टेबल हुआ था 1931 के अंदर वो भी फेल हो गया, मतलब दोनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था दोनों फेल हो गए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अब ये सेकेंड मतलब नेक्स्ट पॉइंट है। आप देखोगे कुछ साल का गैप आएगा, लेकिन एक के बाद एक कंटिन्यूसली हमारे इंडियन जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने के लिए। The Government of India Act was the second phase in the constitutional changes in India, but it turned out to be an inadequate and disappointment for the nationalist. अब अगर एक चीज मुझे आप बताइए कि अगर आपके पास कोई भी चीज का एक्सपीरियंस नहीं है और आपको वो प्लेस पे खड़ा कर दे तो आप प्रॉपरली वो काम कर पाओगे? नहीं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है। तो यही चीज यहाँ पे प्रॉब्लम हुई कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट जो था, ठीक है, अब उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हमारे गवर्नमेंट, हमारे जो फ्रीडम फाइटर उन्होंने की थी, तो उनके पास इतना प्रॉपर नॉलेज था नहीं, मतलब उन्होंने सब चीज सोची नहीं। उसके वजह से ये जो नेशनलिस्ट थे वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग हो गए थे। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द डिग्री ऑफ autonomy introduced the provisional level was quite limited. The provisional governor retained important reserve powers and the British authorities also retain a right to suspend responsible government. अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा लेवल बना दिया जिसके अंदर क्या है, जिसको प्रोविजनल लेवल बोलते हैं। कभी भी अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर अगर प्रॉपरली काम नहीं करता है तो उसे क्या करना है, तुरंत निकाल देना है। ये चीज तो ठीक थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके आगे और क्या ऐड कर दिया कि उनके हाथ में भी ये पावर होना चाहिए रिजर्व
जो पावर है कि ब्रिटिश अथॉरिटी के हाथ में कि वो भी किसी पर्सन को सस्पेंड कर सके। अब गवर्नमेंट तो हमारी बन रही है, लेकिन उसके अंदर ब्रिटिशर्स का इंक्लूडमेंट वहां पे होना नहीं चाहिए। The elected representative of India were given a very limited authority. This was against their expectations. अब जो ब्रिटिशर्स थे वो तो यही चाहते थे कि हर जगह मेरा ही चले। तो ये जो हमारे इंडिया का जो गवर्नमेंट सिस्टम था, जो एक्ट था 1935, उसके अंदर भी ब्रिटिशर्स ने अपनी टांग अड़ाई और उन्होंने क्या कहा कि भाई जो सुप्रीम पावर है वो किसके पास रहेगा, ब्रिटिशर्स के पास रहेगा। भले आप अपनी गवर्नमेंट बना रहे हो, लेकिन जो सुप्रीम पावर है वो मेरे पास ही रहेगा। फिर तो गवर्नमेंट बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो नेशनलिस्ट है वो बहुत ही डिसअपॉइंट हो गए थे और उनके पास जो पावर्स थे वो भी बहुत कम हो गए थे। एज पर द एक्ट इलेक्शंस वेर हेल्ड, और जो एक्ट था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके हिसाब से इलेक्शंस जो थे वो भी होना चालू हो गया था। Gandhiji suggested that the Indian National Congress could form the federal legislature only if it is guaranteed that the governors would not exercise the exclusive powers granted to them and act as per the advice of the elected provisional minister. अब गांधी जी ने एक सजेशन यहाँ पे दिया कि हम क्या कर सकते, एक फेडरल लेजिस्लेचर, हम हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हम बोल सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के साथ जो मिली हुई है वैसी गवर्नमेंट, तो अगर वो गारंटी दे कि अगर ब्रिटिशर्स हमारे बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस में कोई भी अपना टांग नहीं अड़ाएगी, अगर कहीं पे भी वो इंटरफेयर नहीं करेगी, तो क्या कर सकते हैं हम, जो मिनिस्टर है उसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस और थोड़ा हम उनको पावर दे सकते हैं। Viceroy and National Secretary agreed with a certain clarification and Congress and Muslim League formed the Federal Legislature. और इसी चीज के रिलेटेड जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो इंडियन गवर्नमेंट थी, वो दोनों साथ में मिल गए और उन्होंने क्या बोला, ये जो गांधी जी ने सजेशन दिया था कि हम एक ऐसी अलग से लेजिस्लेचर बनाएंगे, उसके लिए वो रेडी हो गए। और जो कांग्रेस पार्टी और साथ में जो मुस्लिम लीग है, मतलब मुस्लिम और कांग्रेस पार्टी दोनों ने मिलकर एक फेडरल लेजिस्लेचर बनाया। द एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रोविजनल स्वराज कंटिन्यूड फॉर 2 years, और 2 साल तक पूर्ण स्वराज जो हमारी कंट्री में होना चाहिए उसके रिलेटेड काम 2 साल तक चलता रहा। When the World War II broke out in the year 1939, the British government declared India as a part of it without consulting the federal legislature. As a sign of protest, the committees resigned. और अब ब्रिटिशर्स ऐसे थे कि वो किसी की भी सुनते नहीं थे। ब्रिटिशर्स के मन में जो आते थे वो ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे। लेकिन गांधी जी ने उनको क्या सजेशन दिया था, कांग्रेस और ब्रिटिशर्स को, कि अगर आप कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाते हो तो दोनों की उसमें सहमति होनी चाहिए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया नहीं। उन्होंने क्या किया, वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था 1939 के अंदर, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया को उसका एक पार्ट बना दिया कि वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया भी लड़ेगा। जो लेजिस्लेचर, फेडरल लेजिस्लेचर है, उनको इस चीज का बिल्कुल भी पता नहीं था। तो ये पूरी ही अगेंस्ट चीज हो गई जो उन्होंने एग्रीमेंट किया था। इसलिए जो कमिटी मेंबर थे उन्होंने क्या किया, तुरंत वहां से रिजाइन कर दिया। Muhammad Iqbal and Chaudhry Rahmat Ali were the Muslim leader who propagated that the Hindus and Muslims should perform 2 separate nations as they represented 2 different cultures. अब धीरे धीरे लोग क्या करने लग गए, इकबाल, मोहम्मद इकबाल और चौधरी रहमत अली, इन दोनों ने क्या किया, जो मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने क्या बोला कि भाई अब हमें हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग कर लेना चाहिए, अलग अलग नेशन बना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम 2 अलग अलग धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। द रिजोल्यूशन ऑफ डिमांड फॉर पाकिस्तान वॉज पास्ड इन मुस्लिम लीग सेशन हेल्ड एट लाहौर इन मार्च 1940। और ये चीज जो पाकिस्तान में मुस्लिम लीग सेशन जब हुआ था वहां पे ये चीज रिप्रेजेंट की गई। और ये कौन से ईयर को हुई थी, 1940 मार्च इन लाहौर। ठीक है।
It was suggested to form an independent nation having the majority of the Muslim population. और उन्होंने क्या बोला कि भाई मैं अलग से हमारा एक नेशन बनेगा जिसके अंदर मेजोरिटी सिर्फ मुस्लिम की होगी। अब इसके पहले वाले सेशन दैट मीन स्लाइड में ब्रिटिशर्स तो चाहती है कि इंडिया जो है वो पार्ट में डिवाइड हो, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, दलित को सबसे पहले अलग करने के लिए कहा। सेकंड में उन्होंने बिना बताए किसी को वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया को इंक्लूड कर दिया था। तो वैसे ही धीरे धीरे इंडिया टूट रही थी, लेकिन उसी टाइम पे जो पाकिस्तानी लीडर्स थे मोहम्मद इकबाल और चौधरी रहमत अली, उन्होंने भी क्या बोल दिया कि भाई जो मुस्लिम्स है अब हमें भी अलग नेशन बनना, हमें अपना नेशन अलग से बनाना है। आफ्टर दिस द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान बिकम द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मुस्लिम लीग। Maulana Azad was born in Mecca. He knew many languages and was a scholar of Islam. He advocated the unity of all the religion. He was always very active in Gandhian movements. अब इसके अंदर क्या बताया कि जैसे ही 1940 के अंदर जो लाहौर में सेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, वहां पे ये दोनों लीडर्स ने बता दिया था कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमारा खुद का लेके नेशन बना लेना चाहिए। तो सभी जो मुस्लिम्स थे उन्होंने क्या किया, वो सब इकट्ठा हुए और जो मेन फोकस था यहां तक तो सिर्फ इंडिया को फ्रीडम बनाना था, लेकिन 1940 के बाद, मार्च 1940 के बाद सभी मुस्लिम ने क्या कर दिया, उन्होंने अब उनका जो मेन फोकस था वो क्या था कि अब हमें अपनी कंट्री बनानी है। वहां पे एक पर्सन था मौलाना आजाद जो मैका में बॉर्न हुआ था और उनको बहुत ही डिफरेंट लैंग्वेज का आइडिया था, जो क्या करता था, जिसे गांधी जी के जो मूवमेंट्स थे वो उनको फॉलो करता था, लेकिन उन्होंने सभी लोगों की और सभी जो रिलीजियंस है उनकी वो रिस्पेक्ट करते थे। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 गांधी जी स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह इंस्टेड ऑफ मास सत्याग्रह फॉर 2 रीजन। और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया का नाम दे दिया था तो गांधी जी ने क्या किया, खुद अकेले उन्होंने सत्याग्रह चालू किया और उन्होंने ऐसा सोचा कि भाई मास सत्याग्रह करे उससे अच्छा क्या करूं, मैं सोलो इंडिविजुअल सत्याग्रह करूं। उसके पीछे 2 रीजंस थे। पहला क्या था, देयर वर चांसेस ऑफ इट टर्निंग इनटू अ वायलेंट मूवमेंट, एंड सेकंड गांधी जी वाज नॉट विलिंग टू पुट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनटू अ वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन ड्यूरिंग द वॉर। अब 2 रीजन में से फर्स्ट तो ये है कि भाई गांधी जी को ऐसा लगा, जब मुस्लिम ने ऐसा बोल दिया कि मुझे अलग होना है, तो गांधी जी के भी माइंड में क्या आया कि अगर मैं सबको एक साथ लेके चलूंगा तो क्या होगा, हो सकता है आपस में ही वो फाइट करने लग जाए और जो मूवमेंट है वो वॉर में जो वायलेंटली वो होने लग जाए, जो गांधी जी बिल्कुल भी चाहते नहीं थे। और सेकंड जो पॉइंट है वो गांधी जी ने ऐसा सोचा कि भाई मैं ब्रिटिशर्स को वॉर के टाइम एक ऐसे सिचुएशन पे नहीं खड़ा देखना चाहता जो उसके लिए बहुत ही खराब हो। उसी चीज के लिए गांधी जी ने क्या किया, विनोबा भावे को जो फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही है उसके लिए इलेक्ट कर दिया। विनोबा भावे स्टार्टेड ही सत्याग्रह बाय डिलीवरिंग एंटी वॉर स्पीच। और उन्होंने जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है वो स्टार्ट किया और उससे पहले उन्होंने क्या किया, एक एंटी वॉर स्पीच दी। ऑन द 5th day he was arrested by government and was put in the prison for 3 months। और विनोबा भावे ने इंडिविजुअल सत्याग्रह तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन 5वें ही दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको जेल में डाल दिया और 3 मंथ की सजा सुनाई। विनोबा भावे's basic inclination was toward constructive programs right from the beginning। और अगर हमें पता हो कि मेरा गोल क्या है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर अच्छे से वर्क कर सकते हैं। इसीलिए विनोबा भावे ने स्टार्टिंग में ही सोच लिया था कि मुझे आगे बढ़ के क्या क्या काम करना है। Hence, Gandhiji had a deep faith in him as a सत्याग्रही with high values। और गांधी जी को विनोबा भावे पे बहुत ही ज्यादा भरोसा था और इसी चीज पे वो उनको बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करते थे और इसीलिए इस मूवमेंट को क्या नाम दे दिया, इंडिविजुअल सत्याग्रह, जो कब हुआ था 1940 के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया, क्विट इंडिया मूवमेंट। Mahatma Gandhi started a new chapter of freedom movement after the World War II. He asked the Britishers to leave India immediately.
Gandhiji asked the people of India to follow the principle of do or die and continue the struggle against the Britishers in a non-violent manner. गांधी जी का स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिर्फ एक ही पॉइंट था कि मुझे नॉन वायलेंटली हमारे कंट्री को आजादी दिलानी है, लेकिन जो पॉसिबल नहीं है, जो बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है, ये हम सबको पता था, हम सबको अभी पता चला, लेकिन वहां के जो नेशनलिस्ट थे उनको उसी टाइम पता चल गया था। और इसीलिए महात्मा गांधी ने क्या किया, जब वॉर हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, तब तुरंत ही उन्होंने ब्रिटिशर्स को क्या वार्निंग दी कि आप अभी के अभी इंडिया को छोड़ के चले जाओ। और जो सिटीजन ऑफ इंडिया थे उनको क्या बोला कि आप डू और डाई ऐसे स्टेज पे आप अभी हो, या फिर करो या तो मरो। जिसका मतलब क्या है, या तो ब्रिटिशर्स का अपोज करो, उनके सामने लड़ो, या फिर आप मर जाओ। ठीक है, तो गांधी जी ने सभी लोगों को, जो सिटीजन ऑफ इंडिया थे, उन सबको ये चीज बोली, और साथ में ऐसा भी बोला कि हमें ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना है, लेकिन नॉन वायलेंट मैनर में। The historical resolution of Quit India was passed in the Mumbai session of Indian National Congress on 8th of August 1942। और जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो स्टार्ट हुआ कौन से डेट को, 8th of August 1942, और वो भी कहाँ पे, मुंबई के अंदर उसका फर्स्ट सेशन हुआ, जो बहुत ही हिस्टोरिकल है, जिसे हम सब जानते हैं। गांधी जी एंड अदर लीडर्स वर अरेस्टेड ऑन 9th of August। It gave a fresh inputs to the movement. The various public meetings, procession and protest and demonstrations become order of the day across the nation. A large number of farmers and youth joined the movement. अब 9 अगस्त को क्या हो गए थे, गांधी जी और उनके जो लीडर्स थे वो सब अरेस्ट हो गए थे, और उसी टाइम जो मूवमेंट था उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ा, और उसी टाइम से बहुत सारी पब्लिक मीटिंग और जो सेशन है, प्रोटेस्ट है, वो सब ज्यादा चालू होने लग गया। क्यों? क्योंकि इंडिया के जो लीडर्स थे उनको क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया, और लार्ज नंबर ऑफ फार्मर और जो यूथ थे हमारी कंट्री के, वो सब ने क्या किया, यहाँ पे ये मूवमेंट को ज्वाइन किया। There was incidents of attacks on government buildings and on communication facilities like post and telegraph। और इसी चीज के रिलेटेड फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो भी जगह थी उनकी खुद की, वहां पे लोग ने क्या किया, अटैक करना चालू कर दिया। और सबसे पहले उन्होंने अटैक कहाँ पे किया, जो कम्युनिकेशन फैसिलिटी थी, जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ, वहां पे उन्होंने अटैक करना चालू कर दिया। The government adopted suppressive measures like mass arrest, confiscation of property and imprisonment to curb the environment. More than 1 lakh people were arrested and put into jail। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट को ये चीजें पता चलने लगी, और उन्होंने लास्ट में क्या कहा कि जो भी मिले उन सबको अरेस्ट कर लो। और मास अरेस्ट, दैट मीन्स एक साथ में 500, 50, 100, 200 लोगों को अरेस्ट करना उन्होंने चालू किया। लोगों की जो जगह थी वो अपने अंडर लेने गए, और ऐसी चीजें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने चालू कर दी। और उस टाइम पे मोर देन 1 लाख जो सिटीजन ऑफ आवर कंट्री थे, उनको क्या किया इन लोग ने, ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर दिया और जेल में डाल दिया। Thousands of people were shot, but the British realized that it was the end of their rule in India and their hold over the people of India could not be for long। और बहुत सारे लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां पे गोली चला के उनको मार दिया। लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक चीज पता चल गई थी कि भाई अब हमारा जो रूल है इंडिया में वो खत्म होने वाला है। अब जो मीटिंग आई वो है कैबिनेट मिशन, विच इज इन 1946। The British Cabinet Mission 1946 of India aimed to discuss the plan for the transfer of power from the British government to Indian leadership, conferring India with its independence. Formulated at the initiative of Clement Attlee, the Prime Minister of the United Kingdom, it was represented by the 3 British ministers। अब ये सब ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि भाई अब मेरा राज जो यहाँ पे होना चाहिए कंट्री में वो अब होगा नहीं। इसीलिए जो कैबिनेट मिशन
जो मीटिंग है वो वहां पे 1946 के अंदर की गई, जिसके अंदर क्या है, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिशर्स को बता दिया कि भाई अब आपका जो रूल है वो यहाँ पे चलेगा नहीं, और अब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट है जो यहाँ से इंडिया से हट जाएगी। और यहाँ पे बहुत सारे इंडियन लीडर्स भी थे जो क्या चाहते थे, फुल्ली इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री का चाहते थे। द प्रपोजल वेयर टू एस्टेब्लिश टोटल सेल्फ रूल इन द कंट्री। अब ये मिशन में हमारी कंट्री ने क्या क्या, मतलब हमारे जो सिटीजन्स थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने क्या क्या प्रपोजल्स ये मिशन में रखा। फर्स्ट प्रपोजल क्या था कि कंट्री में सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट का ही रूल रहेगा। सेकेंड, टू डिवाइड द होल कंट्री इनटू टोटल 3 प्रोविंसेस। और ये जो प्रपोजल्स थे वो किसके थे, ब्रिटिशर्स के थे, हमारे इंडियन गवर्नमेंट के नहीं थे। ये प्रपोजल्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे और उन्होंने क्या बोला कि भाई कंट्री में सिर्फ ब्रिटिशर्स का ही रूल रहेगा। और उन्होंने क्या कहा कि भाई इंडिया को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अलाउ इंडिया टू डिजाइन इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कुछ पॉइंट इंडियन ने भी ये रखे थे कि भाई इंडिया को खुद के कॉन्स्टिट्यूशन भी रखने हैं। फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरिम एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट टिल द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम। और कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हमें बनाने हैं जब तक हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन बनते नहीं थे। The Congress secured majority in the following election and formed the interim government under the leadership of जवाहरलाल नेहरू। और धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी ने मेजोरिटी वहां पे जमाई और वहां पे क्या किया, जो इलेक्शन है उसके अंदर जवाहरलाल नेहरू ने गवर्नमेंट के जो फर्स्ट लीडर थे वो वहां पे बन गए। ओके, सो दिस वाज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। I hope you have understand all the point. We will meet soon in the next session. Till that, stay home, stay safe.